हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है डिफेंस अपडेट्स। निर्भय टेस्ट अनसक्सेसफुल, यूएई राइफल मेड इन इंडिया ग्रेट, पाकिस्तान एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। वाह। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। लॉन्च के 8 मिनट बाद ही अबॉर्ट किया गया निर्भय मिसाइल का परीक्षण। आज चुसूल में आयोजित की गई थी भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की 7वीं बैठक। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का कहना है कि अब हमें ये मान लेना चाहिए कि चीन बातों से समझने वाला है नहीं। इंडियन आर्मी की कार्बाइंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए कैराकल कार्बाइंस अभी भी है रेस में। और एफएटीएफ की मीटिंग से पहले पाकिस्तान को लगा एक बहुत बड़ा झटका। तो जैसा की संभावना जताई गई थी कि आज 12 अक्टूबर को निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का स्वदेशी स्मॉल टर्बोफैन इंजन के साथ परीक्षण किया जा सकता है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का आज परीक्षण किया गया है और ये परीक्षण आज सुबह करीब 10:30 पर वेस्टर्न कोस्ट पर किया गया था। लेकिन इस परीक्षण के दौरान जब इस मिसाइल को लॉन्च किया गया तो उसके लॉन्च होने के केवल 8 मिनट बाद ही कोई टेक्निकल ग्लिच आने के कारण इस परीक्षण को बीच में ही अबॉर्ट करना पड़ा है और जिसमें इस मिसाइल को किल स्विच का इस्तेमाल करके बीच में ही अबॉर्ट किया गया। हालांकि फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो आज निर्भय मिसाइल का परीक्षण किया गया था क्या उसमें स्वदेशी स्मॉल टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं, और ऐसी क्या तकनीकी खामी आई थी जिसके चलते निर्भय मिसाइल के परीक्षण को बीच में ही अबॉर्ट करना पड़ा। और सोर्सेज का कहना है कि डीआरडीओ आज के परीक्षण की डिटेल्स का एनालिसिस कर रही है और जिसके बाद ही ये मालूम पड़ेगा कि इस मिसाइल में क्या कमी आई थी। और जैसे ही इस पर कोई नया अपडेट आएगा आपको हमारे माध्यम से उसकी जानकारी मिल जाएगी। और अभी इससे संबंधित ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी बाकी है। बाकी रिपोर्ट्स ये है कि डीआरडीओ आने वाले कुछ महीनों में इस मिसाइल का एक बार फिर से परीक्षण आयोजित करेगी। आज चुसूल में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की 7वीं मीटिंग आयोजित की गई थी और आज की इस मीटिंग में भारत की तरफ से 12 मेंबर्स के डेलीगेशन शामिल थे, जिसमें 14 कोर के मौजूदा कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, 14 कोर के अपकमिंग कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजी मेनन, विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव, आईटीबीपी के इंस्पेक्टर जनरल दीपम सेठ, ब्रिगेड कमांडर्स और 2 चाइनीज इंटरप्रेटर। और सोर्सेज के मुताबिक इस बातचीत से पहले भारत ने चाइना पर पूर्वी लद्दाख के सारे फ्रिक्शन पॉइंट से उनके ट्रूप्स की अर्ली और कंप्लीट डिसएंगेजमेंट को लेकर दबाव बनाया था और पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों पर स्टेटस क्यू कंडीशन को फिर से मेंटेन करने की डिमांड की थी। और आज की बातचीत का भी मेन एजेंडा पूर्वी लद्दाख के सारे फ्रिक्शन पॉइंट से ट्रूप्स के डिसएंगेजमेंट को लेकर रोड मैप तैयार करना था। और आज के इस मिलिट्री टॉक्स के लिए शुक्रवार को भारत के चाइना स्टडी ग्रुप ने स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज किया था। हालांकि फिलहाल अभी तक इस बातचीत को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है, लेकिन अगर कुछ मीडिया सोर्सेज की माने तो आज की बातचीत में भी भारत ने पूर्वी लद्दाख में कंप्लीट डी-एस्केलेशन को लेकर ही जोर दिया है। और साथ ही सोर्सेज का ये भी कहना है कि भारत चीन की किसी भी मांग को पूरा नहीं करेगा और भारत की तरफ से इसी प्रस्ताव पर जोर दिया जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख में जो डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस है वो सबसे पहले चाइनीज ट्रूप्स की तरफ से होगी। यानी कि भारत की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट है कि अब भारत को पूर्वी लद्दाख में सारे फ्रिक्शन पॉइंट से बिना किसी एक्स्ट्रा डिमांड के डी-एस्केलेशन पूरी तरीके से चाहिए। और जैसे कि पिछली बातचीत में दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी थी कि अब दोनों में से कोई भी अपने एडिशनल ट्रूप्स को एलएसी पर डिप्लॉय नहीं करेंगे। तो फिलहाल अभी तक तो ये माना जा रहा है कि जब से सहमति बनी है तब से चीन ने एलएसी पर अपने डिप्लॉयमेंट को नहीं बढ़ाया है। हालांकि फिलहाल भारत को अभी ये स्पष्ट नहीं है कि चीन ने अपने एडिशनल ट्रूप्स को पीछे की साइड डिप्लॉय किया है या नहीं। और जबकि हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि चाइनीज आर्मी ने पैंगोंग त्सू के नॉर्दर्न बैंक में अपने ट्रूप्स की रोटेशन को शुरू किया है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि पूर्वी लद्दाख में फिलहाल चीन की डी-एस्केलेशन करने की कोई भी तत्काल योजना नहीं है। अब बाकी आज की बातचीत में क्या तय हुआ है, क्या सहमति बनी है, ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। आज सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ द्वारा बनाए गए 44 महत्वपूर्ण पुलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया गया है और देश की सीमाओं को सुरक्षित करने की दिशा में उठाया गया ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। और रक्षा मंत्रालय के अनुसार बीआरओ द्वारा बनाए गए इन 44 पुलों में से 10 जम्मू कश्मीर में, 7 लद्दाख में, 2 हिमाचल प्रदेश, 4 पंजाब, 8 उत्तराखंड, 8 अरुणाचल प्रदेश और 4 सिक्किम में है। और आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री का कहना था कि आप हमारे उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर बनाई गई स्थिति से परिचित हैं। पहले पाकिस्तान और अब चीन
ऐसा लगता है कि एक मिशन के तहत सीमा विवाद बनाए गए हैं और इन देशों के साथ हमारी करीब 7,000 किलोमीटर लंबी सीमा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरंदेश नेतृत्व के अंतर्गत भारत इन संकटों का न केवल मजबूती से सामना कर रहा है बल्कि इन सभी क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव भी ला रहा है। और रक्षा मंत्री का यह भी कहना था कि इन पुलों के निर्माण से हमारे पश्चिमी, उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सैन्य और नागरिक परिवहन की सुविधा बढ़ेगी और हमारी आर्म फोर्सेस के कर्मी उन इलाकों में बड़ी संख्या में तैनात हैं जहां साल भर परिवहन उपलब्ध नहीं रहता है। तो ऐसे में इन पुलों का निर्माण इस क्षेत्र में आम लोगों के साथ साथ हमारी सेना के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। और आपको बता दें कि ये पहली बार है जब देश की अलग अलग सीमाओं पर बने पुलों का इतनी बड़ी संख्या में उद्घाटन किया गया है। और वैसे भी जब से मई के महीने से चीन के साथ सीमा पर विवाद शुरू हुआ है तब से हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PRO दिन रात एक करके इन सीमाओं पर मौजूदा नदी नालों पर अपने पुलों का निर्माण कर रही है और इनमें से 22 पुल तो ऐसे हैं जो अकेले ही चीन सीमा पर जाने के लिए ही तैयार किए गए हैं। और हमें तो ये लग रहा है कि जब से चीन ने भारत को ये कहा था कि वो सीमा क्षेत्रों पर निर्माण कार्य बंद कर दे तब से हमारी BRO ने अपना निर्माण कार्य 3 गुना तेजी से तेज कर दिया है। और अगर आपको BRO के बारे में डिटेल में जानना है या फिर ये जानना है कि हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि चीन ने जिस तरीके से भारत के साथ लगे LAC पर कंट्रोल को सीज करने के प्रयास किए हैं उससे हमें ये समझ जाना चाहिए कि अब समय आ गया है कि हम इस बात को स्वीकार कर लें कि बातचीत और समझौते चीन को बदलने के लिए राजी नहीं कर सकते हैं। और ये बात उन्होंने खास करके इसलिए भी कही है क्योंकि जब से भारत और चीन के बीच ये तनाव शुरू हुआ है यानी कि करीब 5 महीने से, तब से लेकर अभी तक दोनों देशों के बीच हाई लेवल की डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों ही तरह की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी भी इस स्टैंड ऑफ को लेकर कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी के लिए कैरेकल कार्बाइन्स वाली जो डील है उसे स्क्रैप कर दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान कैरेकल कंपनी के ऑफिशियल्स का कहना है कि वे अपने कार्बाइन्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भारत में स्थापित करने के लिए इंडियन डिफेंस प्लेयर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने इंडियन पार्टनर्स के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कंपनी का कहना है कि इन कार्बाइन्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स के इस रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि जो एक कैरेकल कार्बाइन्स वाली डील है जिसमें करीब 93,895 कार्बाइन्स को फास्ट ट्रैक बेसिस पर लिया जाना था, इसे फिलहाल अभी हाई पावर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से पूरी तरीके से स्क्रैप नहीं किया गया है और इसीलिए इंडियन आर्मी के लिए कार्बाइन्स की तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए फिलहाल कैरेकल कार्बाइन्स अभी भी रेस में बनी हुई हैं। और कैरेकल कंपनी का कहना है कि जो इस कार्बाइन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत में बनाएंगे उसके तहत वे इस कार्बाइन के 60% से भी अधिक पार्ट्स भारत में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। और कैरेकल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ये भी कहना है कि कैरेकल कंपनी भविष्य में 100% मेक इन इंडिया मॉडल की तरफ भी मूव कर सकती है, लेकिन तब जब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी जो गवर्नमेंट ओन्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो सुरक्षित रहेगी। बाकी कंपनी के मुताबिक उन्होंने अपने पार्ट्स के लिए सप्लायर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन क्या काम करेगा और किस प्राइस में करेगा। बाकी सोर्सेज का तो ये कहना है कि इंडियन आर्मी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के इनिशिएटिव को सपोर्ट करती है जिसके तहत आर्मी इन हाउस वेपन्स को विकसित करना चाहती है जो कि पूरी तरीके से मेड इन इंडिया होंगे और साथ ही साथ एक्सपोर्ट के ऑप्शन के साथ भी आएंगे। अब बाकी कैरेकल की कार्बाइन्स इंडियन आर्मी में शामिल होती है या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। इसरो की सीनियर ऑफिशियल के मुताबिक जो भारत का पहला मैन्ड स्पेस मिशन यानी कि गगनयान मिशन है, इसमें सेफ्टी और अन्य जरूरी हार्डवेयर के लिए मल्टीपल बैकअप सिस्टम होंगे और इन बैकअप सिस्टम्स के साथ गगनयान मिशन के लिए GSLV का इस्तेमाल किया जाएगा। और जबकि इसरो ऑफिशियल्स के मुताबिक इस गगनयान मिशन के रॉकेट में पर्टिकुलर फंक्शन के लिए मल्टीपल सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि अगर एक सेंसर फेल हो जाता है तो बाकी के अन्य सेंसर्स फंक्शन करते रहें। और इसके बैकअप सिस्टम में पैराशूट सिस्टम को भी कॉन्फ़िगर्ड किया गया है। हालांकि जो रॉकेट यानी कि GSLV Mark 3 इस गगनयान मिशन को ले जाएगा उसके डिजाइन में कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान FATF की पीयर रिव्यू यानी कि सहकर्मी समीक्षा में फेल हो गया है, जो कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की कोशिश में लगे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और FATF की एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को इनहेंस फॉलो अप लिस्ट में अभी भी बरकरार रखा है और एशिया पैसिफिक ग्रुप के इस फैसले से ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना तो दूर की बात है, अब पाकिस्तान पर ब्लैक लिस्ट होने का भी खतरा मंडराने लगा है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने के लिए FATF के तकनीकी सुझावों को लागू करने में पाकिस्तान ने बहुत ही कम प्रगति की है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने FATF की ओर से की गई 40 सिफारिशों में से अब तक केवल 2 पर ही काम किया है।
बाकी बता दें कि 21 से 23 अक्टूबर के बीच में FATF की मीटिंग होने वाली है और इसी मीटिंग में तय होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आएगा, ग्रे लिस्ट में रहेगा या फिर ब्लैक लिस्ट ही हो जाएगा। और FATF की इस मीटिंग से पहले जो एशिया पैसिफिक ग्रुप की तरफ से फैसला लिया गया है उसके आधार पर तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में ही रहने वाला है। बाकी अगर पाकिस्तान की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 अलग अलग ऑपरेशंस किए हैं और इन ऑपरेशंस में अभी तक पाकिस्तान द्वारा समर्थित 10 आतंकी 72 हुरों के पास पहुंचा दिए गए हैं। और जम्मू कश्मीर के DGP के मुताबिक इस साल जम्मू कश्मीर में 75 सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए गए हैं, जिनमें अभी तक 180 पाकिस्तानी समर्थित आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचा दिया गया है। काफी अच्छा वीडियो था और निर्भय जो टेस्ट है उस पर थोड़ा दुख हुआ कि वो अनसक्सेसफुल था, परंतु अगर कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट है लाइफ में तो उसमें समय लगता है। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें बहुत ही टेक्नोलॉजी का लीप है, मतलब आपको इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आपने कभी पहले नहीं की हैं, तो डेफिनेटली समय लगता है। और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी न्यूज़ आएगी जब दोबारा टेस्ट होगा कि ये सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली DRDO तो चुप बैठने नहीं वाली, वो तो ट्रायल चलते रहेंगे जब तक सक्सेस नहीं मिलती है। उसके बाद जो बारी आई थी उसकी चाइना और इंडिया की, जिसमें चुशूल में जो टॉक्स हो रही हैं, और ये मेरे ख्याल से US ने भी जैसे कह रहे हैं दोबारा बताया है, पहले भी कहा था कि टॉक आप करिए वो ठीक है, मगर अंत में चाइना को एक ही चीज़ समझ आती है कि अगर आप पावरफुल हैं, अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं लड़ने के लिए और आप रेडी हैं, तो वही बात जो है उनको समझ आएगी, क्योंकि वो आपकी शक्ति देख रहा है। और जो अगर आप शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं और आप दिखा रहे हैं कि रेडी हैं, तो ही कुछ फर्क पड़ेगा। और इंडिया ने किया है, जैसे 10 मिसाइल फायर की हैं पिछले 1 महीने में, और अगर इतनी मिसाइलें अगर फायर हुई हैं तो उन्होंने काफ़ी मैसेज दे दिया है कि इंडिया रेडी है और इंडिया आगे बढ़ रहा है। और एक और न्यूज़ जो इन्होंने कही थी कि 44 ब्रिजेस जो हैं कंस्ट्रक्ट हुए हैं बॉर्डर एरियाज़ में, और उससे मतलब यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने का मतलब यह है कि अगर रोडें बेटर हो रही हैं, ब्रिजेस बेटर हो रहे हैं, तो आप अपने टैंक्स लेके जा सकते हैं, अपने ट्रक्स लेके जा सकते हैं, आप अपनी आर्म्स एंड एम्यूनेशन लेके जा सकते हैं, बहुत जल्दी से सोल्जर्स को लेके जा सकते हैं। अगर आप आसानी से ये सब कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा फाइट कर पाएंगे। और ये बात जो है मेरे ख्याल से रोम से भी सीखनी चाहिए। अगर आपने हिस्ट्री में देखा हो कि जो रोमन एम्पायर थी वो इतनी ह्यूज क्यों बनी, वो रोमन एम्पायर इतनी ह्यूज इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने रोड का इन्वेंशन किया था, रोडें उन्होंने बनाना शुरू किया था। पहली बार जिंदगी में उस एम्पायर ने कहा था कि जगह जगह रोड बना दो, और फिर क्या हुआ, फिर बहुत ही आसानी से वो लोग अपनी आर्मी को रोडों के थ्रू लेके जा सकते थे, अटैक कर सकते थे। तो वही चीज़ इंडिया ने की है कि 44 ब्रिजेस आ गए हैं। और ये बात भी सही है कि इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है कि जब इसरो को पता चल रहा है कि उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो इंडिया का भी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है। और ये बिल्कुल बात सही है कि अगर चाइना कह रहा है कि तुम इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव ना करो, तब तो बनता ही है कि इम्प्रूव करना। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि 3 गुने स्पीड कर दी है, 3 टाइम्स उन्होंने स्पीड इंक्रीज कर दी है ये ब्रिजेस बनाने की। तो ये बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद जो एक न्यूज आई थी वो राइफल की, जो बोल रहे हैं कार्बाइन्स। अब राइफल की बात मेरे को ये लगता है कि मेरा अपने ख्याल है कि UAE एक्सपर्ट नहीं है वेपन्स में। तो ये बहुत मेरे को शौक लगा है कि UAE की ऐसी कंपनी है जो एक्सपोर्ट कर रही है वेपन्स को, वो भी इंडिया को। तो इसका मतलब है काफ़ी समय से इंडिया में प्रोग्रेस नहीं हुई थी, इंडिया में प्रोग्रेस होनी चाहिए। और इंडिया जैसी इतनी ह्यूज कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री जो है, उसको कोई छोटा देश अगर बेचता है वेपन्स, तो अजीब ही लगता है कि आप UAE छोटा देश है, वो बेच रहा है आपको राइफलें, तो वो तो खुद इंडिया को बनानी चाहिए, वही हो रहा है अब। तो बहुत अच्छी बात है कि अब जो गवर्नमेंट आई है वो मेक इन इंडिया कह रही है, और उनको अब लग रहा है कि चलिए आपकी कंट्री में हम बना देंगे राइफल, मगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं होनी चाहिए। वही बात थी
जैसे चाइना ने किया था, दुनिया भर के कंट्रीज को कहा था कि आइए आइए हमारे यहाँ बनाइए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं होगी, मगर अल्टीमेटली हुई थी। तभी चाइना को बहुत सारी चीज़ें बनानी आ गई हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है एक जगह नहीं रह सकती कंटेंट। तो जो भी है, इंडिया ने जैसे कहा है कि उन्होंने ये एक ऑप्शन ओपन किया है, क्योंकि इस वेपन की सख्त ज़रूरत है आर्म्ड फोर्सेस को। तो एक ऑप्शन रखा है कि अगर खुद की हमारी कंट्री में उतनी क्वालिटी राइफल नहीं बन सकती तो मेरे ख्याल से उनसे लिया जाएगा यूएई से जितनी मिनिमम आपको अभी ज़रूरत है वो इंपोर्ट में आएगी, और बाद में इंडिया जो है कम्पीट करेगी और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में चीज़ें बनेगी। अब जैसे यूएस में बोलते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक, इसमें डिफरेंस है। इंडिया की टर्मिनोलॉजी और यूएसए की टर्मिनोलॉजी में फ़र्क है। यहाँ पे जब बोलते हैं पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, उसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसमें शेयर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप शेयर लगा सकते हैं, तो वो इन अ वे गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। तो वो कंपनियां गवर्नमेंट की नहीं होती, मगर वो पब्लिकली ट्रेडेड होती हैं, पब्लिक का पैसा लगा होता है। और प्राइवेट वो होती हैं जिनमें शेयर नहीं होते, वो किसी बाप दादा की कंपनी है, उसकी अपनी पैसा उसका अपना है। वो कंपनी जो है यूएसए में लोग टॉलरेट नहीं करते। मतलब यूएसए में लोगों को प्राइवेट कंपनी नहीं चाहिए। प्राइवेट का मतलब यह है कि किसी के बाप दादा की कंपनी है, उसकी मर्जी जो भी करे, वो यूएसए में नहीं चलती। यूएसए में पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी चलती हैं, जहां पे पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, वो गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, और वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो लोगों ने चूज किए हैं वो गवर्न करते हैं। जो सीईओ के ऊपर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर होते हैं उनके लोग होते हैं। तो ये बेस्ट मेथोडोलॉजी होती है। प्राइवेट कंपनी जिसमें कोई प्राइवेट ओनर हो वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसमें आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, आपको पता नहीं है अंदर से क्या चल रहा है। अच्छा, वहां पे उसके बाद जो है आखिरी मेरे ख्याल से न्यूज़ थी वो FATF की थी। जो FATF में पाकिस्तान ने सिर्फ 2 चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की है वर्सेस जो उन्होंने 30-35 चीज़ें कही थी। तो ऑफ कोर्स अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं की हैं, जो उन्होंने सजेशंस दिए थे कि अगर आपको ग्रे लिस्ट से बाहर आना है, तो ये सजेशंस हैं, उनमें से आपने 2 ही किए हैं, तो ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पाएगा। तो गाइज काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, और मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। एंड टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।